हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो कि हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 26 फरवरी 2021 से। यह फिल्म बेस्ड है इसी नाम की अमेरिकन फिल्म पे, जो कि ब्रिटिश राइटर पॉला हॉकिंस के 2015 के डेब्यू नॉवल पर बेस्ड है। यह फिल्म रिलीज हुई थी अमेरिका में 2016 में और इसमें मेन लीड एक्ट्रेस थी एमिली ब्लंट और उसकी सारे क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहना की थी। उसने एक अल्कोहलिक डाइवोर्सी का रोल किया था और वो उस साल बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेटेड थी। यह फिल्म बनी थी बजट में करीब 45 मिलियन की और इसने बिजनेस किया था 170 मिलियन डॉलर्स का, जिसको हम हिट कह सकते हैं। अब उसके इस बॉक्स ऑफिस की तुलना हम अपने हिंदी वर्जन के इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ये हिंदी फिल्म डायरेक्ट OTT पर रिलीज हुई है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक एवरेज किताब की, एवरेज इंग्लिश वर्जन की बिलो एवरेज कॉपी है ये फिल्म अपनी शुरुआती 15 मिनट में ही आपको जता देती है कि 120 मिनट की इस बनावटी फिल्म को अगर आप झेलना चाहते हो तो अपने रिस्क पर झेलो, क्योंकि पहले 15 मिनट के बाद ही आपकी भी वेदनाएं वैसी ही शुरू होती हैं जैसे कि मेन लीड कैरेक्टर की वेदनाएं हैं। फिल्म सेट है लंदन में, जहाँ पर एक लॉयर एक केस जीतती है और उसका हस्बैंड उसके प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट लेकर कोर्ट पहुँचता है उसको बताने के लिए कि वो माँ बनने वाली है। अब इस मॉडर्न एज माँ को हम कैसे बताएं कि इस टेस्ट को बताने के लिए इतने एक्सप्रेशंस की और इतने बिल्टअप की ज़रूरत नहीं है। पति पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर पत्नी का मिसकैरेज हो जाता है और पति उसे छोड़ देता है एक दूसरी मेम के लिए, और फिर पत्नी को एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी फिल्मों की बीमारी हो जाती है, एमनेशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब वो दिन दहाड़े वोदका पीकर एक ट्रेन में सफ़र करती है एमलेसली, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस फिल्म का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन। वो ट्रेन से रेगुलरली सफ़र करते वक्त एक कपल को देखती है जो काफ़ी खुश नज़र आता है और उसमें एक दिन उस कपल में से लड़की को वो एक दूसरे प्रेमी के साथ चीट करते हुए देख लेती हैं और इस अल्कोहलिक डाइवोर्सी लॉयर को दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की मंशा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती और वो ट्रेन से उतर जाती है। वो अब उस मोहतरमा को ये बताने के लिए जाती है कि वो ये ठीक नहीं कर रही है। अब वो मोहतरमा जंगल की तरफ चले जाती है तो ये उसका पीछा करती है और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है। इससे कहते आ बैल मुझे मार, और फिर तफ्तीश शुरू होती है और ऑब्वियसली तफ्तीश में शक की सारी सुइयां इसी डाइवोर्सी अल्कोहलिक लॉयर की तरफ उठती हैं। अब ये सारी तफ्तीश कर रही है एक टर्बन बांधे हुए ब्रिटिश पुलिस वाली, जो कि डायलॉग ही डायलॉग बोलती है दांत भींचकर। उसके एक्सप्रेशंस इतने फ्रस्ट्रेशन वाले हैं कि उसके इस एक्सप्रेशन से आदर्श नगर के स्ट्रगलर्स भी शर्मा जाए। वो कोई बात करती ही नहीं, वो सिर्फ डायलॉग्स बाजी करती है। और उसी की नहीं, सारी फिल्म में सारी कैरेक्टर्स इतनी डायलॉग बाजी करते हैं कि आपको लगता है कि किसी इंग्लिश प्ले का रिहर्सल चल रहा है। इस कठिन समय में ऐसी हेवी और इलॉजिकल फिल्म को ना देखने के कम से कम मैं आपको 6 रीजंस दे सकता हूं। सबसे पहला रीजन है स्क्रिप्ट ना ही गॉडफादर है और ना ही महाभारत या शकुंतला है। यह स्क्रिप्ट एक डेब्यू राइटर की एवरेज स्क्रिप्ट है और उसके ऊपर जो फिल्म बनी थी वो भी अमेरिकन फिल्म लचर ही थी। उसमें कई सारे फ्लॉज थे, वो सारे के सारे फ्लॉज इस हिंदी संस्करण में उभर कर आए हैं। सारे कैरेक्टर्स इतने पेनफुल और सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल लगते हैं कि हमें लगता है कि हम उनके पेन को समझ नहीं पाएंगे, और ये अगर हम उनके पेन को समझ नहीं पा रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट की हार है। दूसरा रीज़न है डायरेक्टर है रिभु दास गुप्ता, जिन्होंने इससे पहले 2 फिल्में और एक वेब सीरीज़ बनाई है। फिल्में है माइकल और 3 और वेब सीरीज़ है बार्ड ऑफ ब्लड। इन तीनों क्रिएटिविटी में एक चीज़ कॉमन है और वो है नाकामयाबी। चौथी जो उनकी क्रिएटिविटी है द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये भी अपनी नाकामयाबी और अपने नीरस और दिशाहीन डायरेक्शन के लिए जानी जाएगी। तीसरा रीज़न है डायलॉग्स। गौरव शुक्ला और अभिजीत खुमन ने लिखे हैं डायलॉग्स जिनमें कोई डेप्थ नहीं है और ना ही कोई रिसर्च है। बड़े ही ऑकवर्ड और बड़े ही अटपटे लगते हैं सारे डायलॉग्स। कई बार तो ऐसा लगता है कि बहुत ही फिल्मी है। अब फिल्म है तो फिल्मी ही लगनी चाहिए डायलॉग्स, लेकिन इतने भी फिल्मी नहीं लगने चाहिए कि वो नकली लगे। चौथा रीज़न है परिणीति चोपड़ा।
ये एक्ट्रेस ना लॉयर लगती है, ना डाइवोर्सी लगती है और ना ही अल्कोहलिक लगती है। वो परिणीति चोपड़ा लगती है, जो कि एक ही टाइप के एक्सप्रेशंस अपने नथुने फुलाकर पूरी फिल्म में कैरी करती है। वो उस कैरेक्टर की डेप्थ और उसके पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उससे ज़्यादा पेन दर्शकों को होता है उसे देखकर। पांचवा रीज़न है कीर्ति कुल्हारी। ब्रिटिश पुलिस वाले के रोल में इस एक्ट्रेस ने अपने सारे फ्लॉज को उजागर कर दिया गया है। वो बड़ी ही मोनोटनस और बड़े ही यूनिडायमेंशनल तरीके से अपने कैरेक्टर को अप्रोच करती है। बड़ी ही टीडियस, ऑकवर्ड और बड़ी ही नाटकीय लगती है वो। छठा रीज़न है संगीत वर्गिस। ये एडिटर भाई साहब इसे और ट्रिम कर सकते थे। अगर 15 मिनट से ये फिल्म और छोटी करते तो दर्शक शायद संयम से काम लेते। 2 घंटे ये फिल्म बड़ी जानलेवा प्रतीत होती है। ओवरऑल देखा जाए तो इन सब खामियों के कारण ये फिल्म किसी कॉन्वेंट के बच्चों को प्रेमचंद की कहानी पर नाटक करने के लिए कहने जैसा है। हाँ, इतनी सारी खामियां होने के बावजूद प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन वैल्यू और साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी काफ़ी आई कैचिंग और खूबसूरत है। आदित्य राव हैदरी और अविनाश तिवारी ने अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस किया है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले के कारण वो इस फिल्म को नहीं बचा पाते। हमेशा हम अपनी पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग सुना करते थे कि डॉक्टर कहता है कि हम माँ और बेटे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ये फिल्म किसी को नहीं बचा सकती, ना माँ को, ना बेटे को, ना डॉक्टर को, ना फिल्म को और ना ही दर्शकों को। वॉच दिस फिल्म एट योर ओन रिस्क। एडियोस।